मुख्य सड़क से घर की ओर मुड़ते ही मिली सहसा ठिठक गई। दूर से ही देखा कि पोर्च में डैड की गाड़ी खड़ी थी। डैड इस समय घर में, ये सोचकर कि मिली का दिल बैठ गया। स्कूल से घर लौटने का सारा उत्साह जाता रहा। दिन के दूसरे पहर में डैड का घर में होने का मतलब ही वे बैठकर पी रहे होंगे। शराब पी लेने के बाद डैड और भी अजनबी हो जाते हैं। उनके मन के भाव उनकी आंखों में उतर आते हैं। जब मिली को डैड से बहुत डर लगता है, सामने पड़ने में उलझन होती है। मिली ने धीरे से दरवाज़ा खोला। दरवाजे की ओर डैड की पीठ थी, हाथ में गिलास थामे वे टेलीविज़न देख रहे थे। दबे पांव मिली सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में पहुंच गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। बैग को कमरे में एक ओर पटका और औंधे मुंह बिस्तर पर जा पड़ी। कितनी देर तक मिली यूं ही लस्त पस्त पड़ी रही। अचानक मिली को हल्का सा शोर सुनाई दिया तो वो चौंक कर उठ बैठी। शायद आंख लग गई थी। नीचे वैक्यूम क्लीनर के चलने की धीमी आवाज़ आ रही थी। अरे हाँ, मिली के मुंह से अपने आप बोल फूट पड़े। आज तो फ्राइडे है, साप्ताहिक सफाई का दिन। उसने खिड़की से नीचे झांका तो पोर्च में मिसेस स्मिथ की छोटी कार खड़ी थी। डैड की गाड़ी गायब थी। शायद वे कहीं निकल गए थे। मिली ने झटपट ब्लेजर हैंगर्स में टांगा, जूते रैक पर लगाए और गर्म पानी के बाथ टब में जा बैठी। नहा धोकर मिली नीचे पहुंची तो मिसेस स्मिथ डिश वाशर और वॉशिंग मशीन लगाकर साफ सफाई में लगी थी। शुक्रवार को मिसेस स्मिथ के आने से मिली डिश वॉशिंग से बच जाती है, वरना स्कूल से लौटकर लंच के बाद डिश वाशर लगाना, बर्तन पोंछना व सुखाना उसी का काम है। मिली को बड़े जोर से भूख लगाई तो उसने फ्रिज खोलकर अपनी प्लेट सजाई और माइक्रोवेव में उसे लगाकर खिड़की के पास आ खड़ी हो गई। सुरमई सांझ बिल्कुल बेआवाज़ थी। ऐसी खामोशी में मिली का मन अतीत की गलियों में भटकने लगा और गुजरा समय कितना कुछ आंखों के आगे तिराया। बरसों बीत गए। मिली जब यहीं कोई 5 साल की रही होगी। सब समझते हैं कि मिली सब कुछ भूल चुकी है, पर मिली कुछ भी तो नहीं भूल पाई है। वो देश, वो शहर और उसकी गलियां, वह घर और इन सब के साथ फरीदा अम्मा की यादें जुड़ी हैं और उसके ढेरों साथी बाल सखा उसकी यादों में आज भी बने हुए हैं। तब वो मिली नहीं, मृणाल थी। उसके हुड़दंग करने पर फरीदा अम्मा उसे लंबे लंबे बालों से पकड़ती और उसकी पीठ पर धौल झड़ती थी। बचपन की बातें सोचते ही मिली को पीठ पर दर्द का एहसास होने लगा और अनायास ही उसका हाथ अपने बॉब कट बालों पर जा पड़ा। डाइनिंग टेबल पर मुंह में फिश चिप्स का पहला टुकड़ा रखते ही मिली की जवान को माछेर झोल की याद आ गई और याद आई कोलकाता की छोटी छोटी शामें। बाल आश्रम के गलियारों में गुलक पाड़ा मचाते हमजोली, नाराज होती फरीदा अम्मा नन्हे मुन्नों को पालने में झुंझलाती सुलाती
वेणु मौसी तब लंबे लंबे गलियारों व बरामदों वाले बाल आश्रम ही उसका घर था। पहली बार स्कूल गई तो घर और आश्रम में अंतर का भेद खुला। साथ ही उसे ये भी पता चला कि उसके माता पिता नहीं थे, वो अनाथ थी। उस दिन स्कूल से लौटकर अबोध मिली ने पहला प्रश्न यही पूछा था, फरीदा अम्मा, मेरी माँ कहाँ है? फरीदा बरसों से अनाथ आश्रम में काम कर रही थी। एक नहीं अनेक बार वो इस सवाल का पहले भी सामना कर चुकी थी। मिली के इस प्रश्न से वे एक बार फिर दुखी व बेचैन हो उठी। उनके उस मौन पर मिली ने अपने सवाल को नए रूप में दोहराया, फरीदा अम्मा, मेरा घर कहाँ है? माँ मुझे यहाँ क्यों छोड़ गई? नन्हे सुहेल को गोद में थपकी देते हुए फरीदा ने सहजता से उत्तर दिया, रही होगी बेचारी की कोई मजबूरी। ये मजबूरी क्या होती है अम्मा? उलझन में पड़ी मिली ने एक और प्रश्न किया। मिली के एक के बाद एक प्रश्नों से फरीदा अम्मा झल्ला पड़ी। तभी सुहेल जागकर जोर जोर से रोने लगा। सहम का मृणाल ने अपना मुंह फरीदा की गोद में छिपा लिया और सुबकने लगी। फरीदा ने पहले तो सुहेल को चुप कराया, फिर मिली को बहलाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, रो मत बिटिया, मैं तो हूँ तेरी माँ। चलो चलो, अब हम दोनों मिलकर तुम्हारी किताब का नया पाठ पढ़ेंगे। मृणाल को अब खेलते खाते उठते बैठते बस एक ही इंतज़ार रहता कि माँ आएगी, उसे दुलार कर गोद में बिठाएगी, स्कूल तक छोड़ने भी चलेगी। सोहम की माँ जैसे विदुला की मम्मी तो उसका बस्ता भी उठा कर लाती हैं। उसकी भी तो माँ होती तो यही सब करती ना। पर वे मुझे छोड़कर गई हैं ही क्यों? फिर एक दिन लंदन से ब्राउन दंपत्ति एक बच्चा गोद लेने आए और उन्हें मिली उस मृणाल पसंद आ गई। सारी औपचारिकताएं पूरी कर काउंसलर ने उसे पास बैठाकर सब कुछ स्नेह से समझाया। मिली, तुम्हारे मॉम डैड आए हैं, वे तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, खूब प्यार करेंगे, खेलने के लिए तुम्हें ढेरों खिलौने देंगे। मिली चौंककर चुपचाप सब कुछ सुनती रही। फरीदा अम्मा भी यही सब दोहराती रही, पर मिली खुश नहीं हो पाई। बाहर से देखकर लगता मिली बहल गई है, पर भीतर ही भीतर तो वो बहुत भयभीत है। ऐसा पहले भी हो चुका है। कुछ लोग आकर अपना मनपसंद बच्चा अपने साथ ले जाते हैं। अभी कुछ महीने पहले ही तो कुछ लोग नन्ही ईना को ले गए थे। ईना कितनी छोटी थी, बिल्कुल जरा सी। वो हंसी खुशी उनकी गोद में बैठकर हाथ हिलाती चली गई थी। पर मिली मिली तो बड़ी है। सब समझती है कि उसका सब कुछ छूट रहा था। फरीदा अम्मा, घर, स्कूल, संगी साथी। मृणाल का रोना फरीदा अम्मा सह नहीं पाती। आते जाते अम्मा उसे बाहों में भरकर गले से लगाती, फिर जोर से खिलखिलाती। मिली भी उनका भरपूर साथ देती। आते जाते उनकी गोद में छिपती, उनके आंचल से लिपटती। जाने का दिन भी आ गया, सारी कार्रवाई पूरी हो गई। अब तो बस नए देश नए नगर जाना था। चलने से पहले अंतिम बार फरीदा से
मृणाल को गोद में बिठाकर गले से लगाया तो मिली फुसफुसाते गिड़गिड़ाते हुए बोली, फरीदा अम्मा, जब मेरी असली वाली माँ आएगी तो तुम उन्हें मेरा पता ज़रूर दे देना। इतना कहते कहते मिली का गला रुंध गया था। मिली का इतना कहना था कि फरीदा अम्मा का सब्र का बांध टूट गया और दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर रो पड़ी थी। आखिर फरीदा ने धीरज धरा, अपनी पकड़ को शिथिल किया, फिर आंचल से आंसू पहुँचे भरे गले से बच्ची को समझाया, जा बेटी जा, बीती को भूल जा, अब यही तेरे माता पिता हैं, बिल्कुल सच्चे, बिल्कुल सगे। तू तो बड़ी तकदीर वाली है बिटिया, जो तुझे इतना अच्छा घर मिला, अच्छा परिवार मिला। यहाँ क्या रखा है? वहाँ अच्छा खाएगी, अच्छा पहनेगी, खूब पढ़ेगी और बड़ी होकर अफसर बनेगी। मेरी बच्ची यश पाए, नाम कमाए, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, 100 बरस जिए। जा बिटिया जा, मुड़कर ना देख, अब निकल ही जा। ये कहते कहते फरीदा ने उसे गोद से उतारा और मिली उस मृणाल की उंगली मिसेस ब्राउन को पकड़ा दी। नई माँ की उंगली पकड़कर मिली मृणाल से मर्लिन बन गई। नया परिवार पाकर कितना कुछ पीछे छूट गया, पर यादें हैं कि आज भी साथ चल रही हैं, बातें हैं कि भूलती ही नहीं। घर के लाल कालीन पर पैर रखते ही मिली को लाल फर्श वाले बाल आश्रम के लंबे गलियारे याद आते, जिन पर वो यूं ही पड़ी रहती थी। बिना चादर चटाई के उन गलियारों की स्निग्ध शीतलता आज भी उसके पोर पोर में रची बसी है। मिली को शुरुआत में लंदन बड़ा ही नीरव लगा। सड़कों पर कोलकाता जैसी भीड़ नहीं थी और पेड़ भी वहाँ जो थे हरे भरे न थे। सब कुछ जैसे स्लेटी। मिली को कुछ भी अपना ना दिखता। दिल हरदम देश और अपनों के छूटने के दर्द से भरा रहता। मन करता कि कुछ ऐसा हो जाए जो फिर वो वापस वहीं पहुंच जाए। मॉम उसका भरसक ध्यान रखती, खूब दुलार करती। डैडी कुछ गंभीर से थे, कुछ विरक्त और तटस्थ भी। उसे गोद लेने का मॉम का ही मन रहा होगा, ऐसा अब अनुमान लगाती है मिली। यहाँ सबसे भला उसका भाई जॉन है, उससे 8 साल बड़ा, खूब लंबा, ऊंचा, गोरा चिट्टा। मिली ने उसे देखा तो देखती ही रह गई। पहले परिचय पर घुटनों के बल बैठकर जॉन ने उसके छोटे छोटे हाथों को अपने दोनों हाथों में ले लिया, फिर हौले से उसे अंक में भर लिया। कैसा स्नेह था उसका स्पर्श, कैसी ऊष्मा थी उसके आलिंगन में, मानो पुरानी पहचान हो। मिली के मन में आता कि वो उसे दादा कहकर बुलाए। अपने देश में तो बड़े भाई को दादा कहकर ही पुकारते हैं, पर यहाँ संभव न था। यहाँ और वहाँ में अनेक भेद बिनते बुनते मिली हर पल हैरान परेशान रहती। अपनी अलग रंगत के कारण मिली स्कूल में भी अलग पहचानी जाती, सहज ही सबसे घुल मिल ना पाती। कैसी दूरियां थीं जो मिटाई ना मिटती। सब कुछ सामान्य होते हुए भी कुछ भी सहज नहीं था। मिली को लगता चुपचाप कहीं निकल जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए
कि वो वापस वहीं पहुंच जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मिली धीरे धीरे उसी माहौल में रचने लगी। माँ के स्नेह के सहारे, भाई के दुलार के बल पर उसने मन को कड़ा कर लिया। अच्छी बच्ची बनकर वो अपनी पढ़ाई में रम गई। अंधेरा घिरने लगा था। गुड नाइट बोलकर मिसेस स्मिथ कब की जा चुकी थी और मिली स्थिर सी अब भी वही डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, अपने आप में गुमसुम। दरवाजे में चाबी का खटका सुन मिली अतीत की गलियों से निकलकर वर्तमान में आ गई। एक हाथ में बैग, दूसरे में कॉपी किताबों का पुलिंदा लिए ब्राउन मॉम ने प्रवेश किया और सामने बेटी को देख मुस्कुराई। मिली के सामने खाली प्लेट पड़ी देखकर वो कुछ आश्वस्त सी हुई। ठीक से खाया? गुड, वेरी गुड। एक तरफा एक आलाप, फिर बेटी के सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, मर्लिन, मैं ऊपर अपने कमरे में जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ, नहाकर कुछ देर आराम करूँगी, फिर पेपर सेट करना है, डिनर मैं खुद ले लूँगी, मुझे डिस्टर्ब ना करना, अपना काम खत्म कर सो जाना। कहते कहते मिसेस ब्राउन सीढ़ियाँ चढ़ गईं और मिली का दिल बैठ गया। काम काम काम, जब समय ही न था तो उसे अपनाया ही क्यों। साल पर साल बीत गए, फिर भी ये सवाल बार बार सामने पड़ जाता। समाज सेवा करेंगी, सबकी समस्याएं सुलझाती फिरेंगी, पर अपनी बेटी के लिए समय ही नहीं है। ये सोचकर मिली चिढ़ गई। जब से जॉन यूनिवर्सिटी गया था, मिली बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। सुविधा संपन्न परिवार में सभी सदस्यों की दुनिया अलग थी। अब सब अपने आप में, अपने काम में व्यस्त और मग्न थे। पहले ऐसा न था। लाख व्यस्तताओं के बीच भी वीकेंड साथ साथ बिताए जाते। कभी पिकनिक तो कभी पार्टी, कभी फिल्म तो कभी थिएटर। यद्यपि मूड बनते बिगड़ते रहते थे, फिर भी वे हंसते बोलते रहते। हंसी खुशी के ऐसे क्षणों में मॉम अक्सर ही कहती थी, मर्लिन थोड़ी और बड़ी हो जाए, फिर हम सब उसको इंडिया घुमाने ले जाएंगे। मिली सिहर उठी। उसे रोमांच हुआ था, उसका मन बंध जाता। उसे मॉम की बात पर पूरा यकीन था। डैड भी तब माँ को कितना प्यार करते थे। उनके लिए फूल लाते, उपहार लाते और उन्हें कैंडल लाइट डिनर पर ले जाते। मॉम खिलखिलाती रहती, लेकिन डैड के एक अफेयर ने सब कुछ खत्म कर दिया। घर में तनातनी शुरू हो गई। मॉम और डैड आपस में लड़ने झगड़ने लगे। परिवार का प्रीत प्यार गड़बड़ा गया। उन्हीं दिनों जॉन को यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल गया। भाई के दूर जाते ही अंतर्मुखी मिली और भी अकेली पड़ गई। मॉम और डैड के बीच का वाद विवाद बढ़ता गया और एक दिन बात बिगड़कर तलाक तक जा पहुंची। तभी डैड की गर्लफ्रेंड ने कहीं और विवाह कर लिया और मॉम डैड का तलाक टल गया। उन्होंने आपस में समझौता कर लिया। बिगड़ती बात तो बन गई, पर दिलों में दरार पड़ गई। अब मॉम और डैड दो द्वीप थे, जिन्हें जोड़ने वाले सभी सेतु टूट चुके थे। उनके रिश्ते बिल्कुल ही रिक्त हो चुके थे। मन को मनाने के लिए मॉम ने
सोशल सर्विस शुरू कर दी थी और डैड को पीने की लत लग गई। कहने को वे साथ साथ थे पर घर घर न था। मिली को अब इंतज़ार रहता तो बस जॉन के फ़ोन का, लेकिन जब उसका फ़ोन आता तो सब कुछ बोल ही नहीं पाती। भरे मन और रूंधे गले से बोलती उसकी आंखें, बोलते उसके भाव। जॉन फ़ोन पर झिड़कता, मर्लिन मुंह से कुछ बोल, फ़ोन पर गर्दन हिलाने से काम नहीं चलता। और मिली हंसती, जॉन खिलखिलाता, बहुत सी बातें बताता, नए दोस्तों की, हाई पढ़ाई की। वो मिली को भी अच्छा अच्छा पढ़ने की प्रेरणा देता, खुश रहने की नसीहतें देता। मिली उसकी नसीहतों पर चलकर खूब पढ़ती। मिसेस ब्राउन ने अपने को पूरी तरह से काम में झोंक कर अपनी सेहत को खूब नकारा था। अचानक भी बीमार पड़ी और डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उन्हें कैंसर है और वो भी अंतिम स्टेज में है। मिली ने सुना तो सकते में आ गई, लेकिन मॉम बहादुर बनी रही। जॉन मिलने आया तो उसे भी समझा बुझा कर वापस भेज दिया। उसकी पीएचडी पूरी होने वाली थी। उसकी पढ़ाई का हर्ज हो ये मिसेस ब्राउन को मंजूर नहीं था। माँ के समझाने पर मिली सामान्य बनी रहती और रोज स्कूल जाती। बीमार अवस्था में भी मॉम अपना और उसका भी पूरा ख्याल रखती। डैड अपने आप में ही रमे रहते, पीते और देर रात गए घर लौटते थे। इधर मॉम का इलाज चलता रहा, उधर अमेरिका के फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में पढ़ाई पूरी होते ही जॉन को नौकरी मिल गई। ये जानने के बाद भी उसे फौरन नौकरी ज्वाइन करनी है, मॉम ने उसे घर आने के लिए और अपने से मिलने के लिए साफ और सख्त शब्दों में मना करते हुए कह दिया कि उसे सीधा वहीं से रवाना होना है। उस दिन बिस्तर में बैठे बैठे ही मॉम ने पास बैठी मिली को हाथ अपने दोनों हाथों के बीच रख लिया। फिर धीरे से बहुत प्रयास कर उसे अपने अंक में भर लिया। मिली डर गई कि मॉम को अंत की आहट लग रही है। मिली ने भी मॉम की छीड़ व दुर्बल काया को अपनी बाहों में भर लिया। मर्लिन मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए क्या क्या करना चाहती थी, लेकिन लगता है सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। लगता है अब मेरे जाने का समय आ गया है। नहीं मॉम, नहीं, तुमने सब कुछ किया है। तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। रुदन को रोक रुंधे कंठ से मिली बस इतना भर बोल पाई और अपना सिर मॉम की सीने पर रख दिया। कांपते हाथों से मिसेस ब्राउन बेटी का सिर सहलाती रहीं और एक दूसरे से नजरें चुराती, दोनों ही अपने अपने आंसुओं को छिपाती रहीं। मिली भाई को बुलाना चाहती तो मॉम कहती उसे वहीं रहने दे, तू है ना मेरे पास, वो आकर भी क्या कर लेगा। वो कद से लंबा जरूर है पर उसका दिल चूहे जैसा है। अब तो तुझे ही उसका ध्यान रखना है मर्लिन। मॉम की हालत बिगड़ती देख अकेली पड़ गई मिली ने एक दिन घबरा कर चुपचाप भाई को फ़ोन लगाया और उसे सब कुछ बता दिया। आनन फानन जॉन आ पहुंचा और फिर देखते ही देखते सब कुछ बीत गया।
मॉम चुपके से सब कुछ छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गई। उस रात माँ के चेहरे पर और दिनों की वेदना नहीं थी, कैसी अलग अलग सी दिख रही थी। मिली डर गई। वो समझ गई कि मॉम को मुक्ति मिल गई है। मिली ने उनको छूकर देखा तो वे जा चुकी थी। मिली समझ ही नहीं पाई कि वो उसे हंसे या रोए। अंतस की ऊहापोह ने उसे बिल्कुल ही भाव शून्य बना दिया। हृदय का हाहाकार कहीं भीतर ही दब कर रह गया। लोगों का आना जाना, अंतिम कर्म, चर्च सर्विस, मिली जैसे सब कुछ धुएं की दीवार के पार से देख रही थी। होते होते सब कुछ हो गया, फिर धीरे से धुंधलका छटने लगा, कोहरा भी कटने लगा। मिली की भावनाएं पलटी तो माँ के बिना घर बिल्कुल ही सूना लगने लगा था। कुछ ही दिनों बाद डैड अपनी एक महिला मित्र के साथ कनाडा चले गए। जैसे जो हुआ उन्हें बस उसी का इंतजार था। सत्य समाप्ति पर था। मिली नियमित स्कूल जाती और मेहनत से पढ़ाई करती, पर एक धुकधुकी सी जो हरदम उसके साथ साथ चलती। अब तो जॉन भी चला जाएगा, फिर कैसे रहेगी वो अकेली साए साए करते सन्नाटे भरे घर में। मॉम क्या गई, अपने साथ उसका सपना भी ले गई। सपना अपने देश जाकर अपने शहर कोलकाता देखने का था। सपना अपनी फरीदा अम्मा से मिलाने का था। टूट चुकी थी मिली की आस। अब कोई नहीं करेगा इंडिया जाने की बात। काश एक बार, सिर्फ एक बार वो सब अपना देश और कोलकाता देख पाती। स्कूल का सत्र समाप्त होने पर जॉन ने उसे अपने साथ ले जाने की बात कर रहा था। अब वो कैसे उससे कहे कि मुझे इंडिया ले चलो, देश दिखा दो। मॉम के जाने पर ही भाई बहन ने जाना कि वे बिन बोले बिन कहे कितना कुछ सहेजे संभाले रहती थी। अब वे चाहे जितना कुछ करते, कुछ ना कुछ काम रह ही जाता था। उस दिन जॉन माँ के कागज सहेजने संभालने में व्यस्त था। बैंक पेपर्स, वसीयत, रसीदें, टैक्स पेपर्स तथा और भी न जाने क्या क्या। इतने सारे तामझाम के बीच जॉन एकदम से बोल पड़ा, मर्लिन, इंडिया चलोगी? मिली हैरान क्या कहती। ओज के अतिरेक में उसकी आवाज़ ही गुम हो गई और आंखों में आ गया अविश्वास और आश्चर्य। ये देखो मर्लिन, मॉम तुम्हारे भारत जाने का इंतज़ाम करके गई है। पासपोर्ट, टिकट, वीज़ा और मुझे एक चिट्ठी भी। छुट्टियां शुरू होते ही बहन को इंडिया घुमा लाओ, और ये चिट्ठी तुम्हारे लिए। मिली ने कांपते हाथों से लिफाफा पकड़ा और धड़कते दिल से पत्र पढ़ना शुरू किया। प्यारी बेटी मर्लिन, कितना कुछ कहना चाहती हूँ, पर अब जब कलम उठाई है तो भाव जैसे पकड़ में ही नहीं आ रहे। कहाँ से शुरू करूँ और कैसे, कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। कुछ भावनाएं होती भी हैं बहुत सूक्ष्म, वाणी वर्णन से परे, मात्र मन से महसूस करने के लिए। कैसे कैसे सपनों और अरमानों से तुम्हें बेटी बनाकर भारत से लाई थी कि ये करूँगी वो करूँगी, पर कितना कुछ अधूरा ही रह गया। समय जैसे यूं ही सरक गया। कभी कभी परिस्थितियाँ इंसान को
कितना बौना बना देती हैं। मनुष्य सोचता कुछ है और होता कुछ है। फिर भी हम सोचते हैं समय से सब ठीक हो जाएगा, पर समय भी साथ ना दे तो। मैं तुम्हारी दोषी हूँ मर्लिन। तुम्हें तुम्हारी जड़ों से उखाड़ लाई। तुम्हारी उम्र देखते हुए साफ समझ रही थी कि तुम्हें बहलाना अपनाना कठिन होगा, पर क्या करती। स्वार्थी मन ने दिमाग की एक भी नहीं सुनी, और दिल तुम्हें देखते ही बोला तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तब सोचा था तुम्हें तुम्हारे देश ले जाती रहूंगी और उन लोगों से मिलवाती रहूंगी जो तुम्हारे अपने हैं, पर जो चाहा कभी कर ना पाई। तुम्हारे 18वें जन्मदिन का ये उपहार है मेरी ओर से। तुम भाई के साथ भारत जाओ और घूम आओ, अपनी जननी जन्मभूमि से मिल आओ। मैं साथ ना होकर भी सदा तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम दोनों मेरे ही तो अंश हो। ऐसी संतान सबको कहाँ मिलती है। जीवन के बाद भी यदि कोई जीवन है तो मेरी कामना यही रहेगी कि मैं बार बार तुम दोनों को ही पाऊं। अगली बार तुम मेरी कोख से ही आना, ताकि फिर तुम्हें कहीं से उखाड़ कर लाने की दोषी ना रहूं। तुम पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, यशस्वी बनो, अपने लिए अच्छा साथी चुनो, घर गृहस्थी का आनंद उठाओ, परिवार का उत्सव मनाओ। तुम्हारे सारे सुख अब मैं तुम्हारी आंखों से ही तो देखूंगी। इति मंगल कामनाओं के साथ तुम्हारी मॉम बिना बताए उसके लिए कितना कुछ कर गई। उसे घर, धन संपत्ति और सबसे ऊपर जॉन जैसा प्यारा भाई दे गई। मॉम की अंतिम इच्छा को कार्य रूप देने में जॉन ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। स्कूल का सत्र समाप्त होते ही रोमांच से छलकती मिली हवाई यात्रा कर रही थी। जहाज में बैठी मिली को लग रहा था कि बचपन जैसे बाहें पसारे खड़ा हो। गुजरा भूला समय किसी चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने चल रहा था। पिछवाड़े का वो बूढ़ा बरगद जिसकी लंबी जटाओं से लटक कर वो हम उम्र बच्चों के साथ झूला झूलती थी, और वेणु मौसी देख लेती तो बस छड़ी लेकर पीछे ही पड़ जाती। बच्चों में भागदौड़ मच जाती। गिरते पड़ते बच्चे इधर उधर तितर बितर हो जाते, पर मौसी का कोसना देर तक जारी रहता। विमान से कोलकाता शहर की धरती को छुआ तो मिली का मन आकाश की अनंत ऊंचाइयों में उड़ चला। बाहर चटक चमकीली धूप पसरी हुई थी। विदेशी आंखों को चौंसी लगी। बाहर निकलने से पहले काले चश्मे चढ़ गए, चौड़े हैट लग गए, पर मान से भरी मिली यों ही बाहर निकल गई, मानो कह रही हो कि अरे धूप का क्या डर, ये तो मेरी अपनी है। मिली के मन में एक आह सी निकली तो आखिर मैं आ ही गई अपने नगर, अपने शहर। जॉन ने भारत के बारे में लाख पढ़ रखा था, पर जो आंखें से देखा तो चकित रह गया। ज्यों ज्यों गंतव्य नजदीक आ रहा था, मिली के दिल की धुकधुकी बढ़ती जा रही थी। कई सवाल मन में
उठ रहे थे। कैसी होंगी फरीदा अम्मा? पहचानेंगी तो जरूर। एक का एक ही सामने पढ़कर चौंका दूँ तो? तुरंत ना भी पहचाने तो क्या, नाम सुनकर तो सब समझ जाएंगी। मृणाल, मृणालिनी। कितना प्यारा लग रहा था आज उसे अपना वो पुराना नाम। लोअर सर्कुलर रोड के मोड़ पर जिस बड़े से फाटक के पास टैक्सी रुकी, वो तो मिली के लिए बिल्कुल अजनबी था, लेकिन ऊपर लगा नाम पर भारतीय बाल आश्रम बिल्कुल सही। टैक्सी के रुकते ही वर्दीधारी वॉचमैन ने दरवाज़ा खोला और सामान उठवाया। अंदर की दुनिया तो मिली के लिए और भी अनजानी थी। कहाँ वो लाल पत्थर का एक मंजिला भवन, कहाँ ये आधुनिक चरण की बहुमंजिला इमारत। सामने सफ़ेद बोर्ड पर इमारत का इतिहास लिखा था, साथ ही साथ उसका नक्शा भी बना था। मिली ठहरकर उसे पढ़ने लगी। सिर्फ 5 वर्ष पहले ही केवल रामानी नाम के सिंधी उद्योगपति के दान से ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी। मिली भौचक सी रह गई। लाल गलियारे और हरे कवाक्ष, ऊंची छतों वाला शीतल आवास काल के गाल में समा चुका था। मिली अनमनी हो उठी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने रजिस्टर में उनका नाम पता मिलाया। गेस्ट हाउस में उनकी बुकिंग थी। कमरे की चाबी निकाल कर जब लड़की उनका लगेज लिफ्ट में लगवाने लगी तो मिली ने डरते डरते पूछा, क्या मैं पहली मंजिल पर बनी नर्सरी को देखने जा सकती हूँ? लड़की ने बहुत शिष्टता से कहा, मैम, उसके लिए आपको ऑफिस से अनुमति लेनी होगी और ऑफिस शाम को 5 बजे के बाद खुलता है। तो आप ऊपर से फरीदा अम्मा को बुलवा दीजिए प्लीज़। मिली ने हिचक के साथ अनुरोध किया। लड़की ने जब ये कहा कि वो यहाँ की किसी फरीदा अम्मा को नहीं जानती तो मिली निराश सी हो गई। उसका लटका चेहरा देखकर जॉन ने लिफ्ट में उसे टोकते हुए कहा, चेयर अप सिस्टर, वी आर इन इंडिया। मिली बेमन से हंसी। मिली ने विशेष आग्रह करके अपने लिए मछली का झोल और भात मंगवाया। पहले उसे ये बंगाली खाना पसंद था, पर आज 2 चम्मच से अधिक नहीं खा पाई। जीभ जलने लगी, आंखों में जल भर आया। मिली की हताशा पर जॉन हंसकर बोला, चलो चलो पानी पियो, मुंह पोंछो, ये लो मेरे सैंडविच खाओ। जॉन की लाख कोशिशों के बाद भी मिली अधीर और उदास ही बनी रही। इतने बदलावों ने उसके मन में इस शंका को भी जन्म दिया कि कहीं अगर फरीदा अम्मा भी, और इसके आगे वो और कुछ नहीं सोच सकी। मिली के लिए 2 घंटे 2 युगों के बराबर गुजरे। 5 बजे कार्यालय खुला और जैसे ही संचालक महोदय आए, मिली सबको पीछे छोड़ती हुई जॉन को साथ लेकर उनके पास पहुंच गई।
संचालक मिलन मुखर्जी आश्रम की बाला को वर्षों बाद वापस आया जानकर खूब खुश हुए और आदर सत्कार कर मिली से इंग्लैंड के बारे में, उसके परिवार के बारे में बात करते रहे। मिली ने अधीरता से जब नर्सरी देखने के लिए आज्ञा पत्र मांगा तो मुखर्जी महोदय हो कर हंस दिए और बोले, अरे तुम्हारे लिए कैसा आज्ञा पत्र, तुम तो हमारी अपनी हो, ये तो तुम्हारा अपना घर है। चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें नर्सरी। बड़ा सा हॉल, छोटे छोटे पालने, नन्हे मुन्ने बच्चे, कितने सलोने, कितने सुंदर, वो भी तो ऐसे ही पली बड़ी है। यह सोचते ही मिली का मन फिर उमड़ने घुमड़ने लगा। हॉल में बच्चों को पालने पोसने वाली मौसियाँ उत्सुकता से मिली। वे सब जॉन को देखे जा रही थी। मुखर्जी बाबू ने बड़े अभिमान से मिली का परिचय दिया कि यही की बच्ची है मृणालिनी, अब लंदन से अपने भाई के साथ आई है। हॉल में हलचल सी मच गई, खूब मान मिला। मिली के साथ साथ लंबे जॉन ने भी सबको खूब प्रभावित किया। मिली बच्चों से मिली, बड़ों से मिली, लेकिन उस फरीदा अम्मा से नहीं मिल पाई जिसके लिए समुंदर पार कर वो भारत आई थी। बाबा, फरीदा अम्मा कहाँ हैं? उसे याद है बचपन में संचालक को सभी बच्चे बाबा ही कहकर बुलाते थे। आज मुखर्जी बाबू के लिए भी मिली के पास वही संबोधन था। कौन? फरीदा बेगम? अरे वो 4-5 साल पहले तक यहीं थी। उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी हुआ था, पर अधिक उम्र होने के कारण वो काम नहीं कर पाती थी, लेकिन रहती यहीं थी। फिर एक दिन उसका बेटा सेना से स्वैच्छिक अवकाश लेकर आ गया और वो अपने साथ फरीदा को भी ले गया। मुखर्जी ने पूरी जानकारी एक साथ देख दी। अम्मा चली गई हैं, ये जानते ही मिली का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके निरीह चेहरे को देखकर जॉन ने एक और प्रयत्न किया। आपके पास उनका कोई पता तो होगा ही मिस्टर मुखर्जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप उससे मिलने जाएंगे? खूब खुश होगी वो अपनी पुरानी बच्ची से मिलकर। मुखर्जी बाबू आनंदित हो उठे और मिली की जाती जान जैसे वापस आ गई। पुराने खातों की खोज हुई। कोलकाता के उपनगर दमदम से भी आगे नागेर बाजार के किसी पुराने इलाके का पता मिला। अगले दिन संचालक ने उनके जाने के लिए टूरिस्ट कार की व्यवस्था कर दी। अम्मा के लिए फल फूल लिए गए, चौड़े बॉर्डर वाली बंगाली धोती खरीदी गई। मिली बहुत खुश थी। आखिर दूरियां नापते नापते जब वे दिए गए पते पर पहुंचे तो पता चला कि वहाँ तो कोई और परिवार रहता है। पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन पक्के तौर पर कोई कुछ कह ना सका। शायद वे अपने गांव उड़ीसा चले गए थे, जहाँ उनकी ज़मीन थी, पर वहाँ का पता किसी को मालूम नहीं था।
मिली की तो जैसे सुनने समझने की शक्ति ही जाती रही। फिर रुलाई का ऐसा आवेग उमड़ा कि उसकी हिचकियां बंद गईं। जॉन ने उसे संभाल लिया, बाहों में उसे बांधकर उसका सिर सहलाया, स्नेह से समझाया, पर मिली तो जैसे कुछ सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसका कातर रुदन जारी रहा तो जॉन घबरा उठा। कंधे झकझोर कर उसने मिली को जोर से डांटा। मिली, बहुत हुआ, अब बंद करो ये नादानी। यहाँ आना तो बेकार ही हो गया ना। जॉन, मिली रुआ से स्वर से बोली, ये तो बेवकूफ़ों वाली बात हुई। जॉन फिर नाराज हुआ। अरे, अपने भाई के साथ तुम वापस अपने देश आई हो। मैं तो पहली बार ही इंडिया देख रहा हूँ और इसे तुम बेकार कहती हो। असल में मिली, तुम्हारी अपेक्षाएं ही गलत है। उसने सोचा, तुम जो जैसा जहाँ छोड़ गई हो वो वैसा का वैसा वहीं पाओगी। बीच के समय का तुम्हें जरा भी विचार नहीं। तुम्हें तुम्हारा पुराना भवन न दिखा तो तुम निराश हो गई। फरीदा अम्मा नहीं मिली तो तुम हताश हो उठी। तनिक ये भी तो सोचो कि बिल्डिंग कितनी सुविधामयी है। फरीदा अम्मा अपने परिवार के साथ सुख से हैं। ये दुख की बात है कि तुम उनसे नहीं मिल पाई, पर इस बात को दिल से तो ना लगाओ। जिनको चाहती हो, प्यार करती हो, उनको अपना आदर्श बनाओ। जुझुरू, बहादुर, सेवामयी बनो। फरीदा अम्मा जैसे भाई की बातों को ध्यान से सुनती मिली एकाएक ही बोल पड़ी, जॉन, मैं तो अभी कितनी छोटी हूँ। मैं भला क्या कर सकती हूँ? तुम क्या क्या कर सकती हो, समय आने पर सब समझ जाओगे। फिलहाल तो तुम इस संस्था को कुछ दान दो जिसने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, प्यार दिया। मॉम तुम्हें कितना सारा पैसा देकर गई हैं। आओ, मैं तुम्हें चेक भरना बताऊं। दोनों भाई बहनों ने भारतीय बाल आश्रम के नाम पर एक चेक बनाया, जिसे चुपचाप गलियारे में रखे दान पात्र में डाल दिया। कोलकाता घूमकर शांति निकेतन चलेंगे, फिर नालंदा और बोध गया देखेंगे। उसके बाद आगरा का ताज देखकर दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली दर्शन के बाद वापस लंदन लौट चलेंगे। इस ट्रिप में तो बस इतना ही घूमा जा सकता है। आँख खुली तो मिली ने देखा एक सितारा अभी भी अपनी पूरी निष्ठा से दमक रहा था। मिली इस सितारे को पहचानती है। ये भोर का तारा है। फरीदा अम्मा कहती थी, भोर का ये तारा भूले भटकों को राह दिखाता है, दिशाहारों की उम्मीद जगाता है। बड़ा ही हठीला है पूरब दिशा का ये सितारा। किरणें उसे लाख समझाएं, पर जब तक सूरज खुद नहीं आ जाता, ये जिद्दी तारा जाने का नाम ही नहीं लेता। इसी हठी सितारे के आकर्षण में बंधी मिली बिस्तर से उठ खड़ी हुई।
पीछे की बालकनी खोल मिली ने बाहर कदम रखा ही था कि सहसा ठिठक गई। सामने जटाजूटधारी बरगद खड़ा था, वही वैभवशाली वट वृक्ष, पहले से कहीं ऊंचा, उन्नत, विराट और विशाल। मिली ने हाथ आगे बढ़ाकर हौले से पेड़ के पत्तों को सहलाया, धीरे से उसकी डालों को छुआ, मानो पूछ रही हो कि पहचाना मुझे? मैं मिली हूँ जो कभी तुम्हारी छाँव में खेलती थी, तुम्हारी जटाओं पर झूलती थी और इस तरह एक बार फिर मिली बचपन में भटकने लगी थी। अचानक मस्जिद से अजान की आवाज़ उभरी तो कहीं मंदिर के घंटे गनगना उठे और ये सब सुनते ही मिली को अभिमान हो आया कि कैसी विशाल, विराट, भव्य और उदार है उसकी मातृभूमि। मॉम सच कहती थी, हर जीवन अपनी जड़ों से जुड़ा होता है। मनुष्य अपनी माटी से अनायास ही आकर्षित होता है। अपनी ज़मीन और अपनी मिट्टी ही देती है व्यक्ति को असीम ऊर्जा और अलौकिक आनंद। दिन चढ़ने लगा। कोलकाता शहर के विहंगम विस्तार पर सूरज दमक रहा था। सड़कों पर, गलियों में धूप पसर रही थी। सूरज की किरणों के साथ ही जैसे संपूर्ण शहर जाग उठा था। मिली को अचानक ही लंदन की याद हो आई। शांत सौम्य लंदन, लंदन उसका अपना नगर, अपना शहर, जहाँ बर्फ भी गिरती है तो चुपचाप बेआवाज़। सर्द मौसम में पेड़ों की फुनगियों पर, घरों की छतों पर, सड़कों और गलियों में यहाँ से वहाँ तक बस चांदी ही चांदी, बर्फ की चांदी। मिली के मन में जैसे बर्फ की चांदी बिखर गई। मिली अकुला उठी। उसे अपना घर याद हो आया। भोर का सितारा तो न जाने कब कहाँ निकल गया था। अब तो उसे भी जाना था वापस अपने घर। तो दोस्तों, ये थी मिली की पूरी कहानी, जो अपनी पुरानी यादों के साथ वो अपने शहर, अपने देश भारत आई थी। कहानी कैसी लगी? लाइक करें। कल मैं फिर हाजिर हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।